किस्त नंबर 3 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जब हवेली पहुंचे तो वो ही आदमी खड़ा था। बोला, आ गए हो? अबू बोले, जी। वो हमें बैठक में लेकर चला गया जहां एक कमरे में सरदार जहांगीर खां बैठे हुए थे। अबू और मैंने सरदार को सलाम किया। मैं दिल में सोच रहा था, ले बेटा, अब तैयार हो जा सजा के लिए। सरदार जहांगीर खां तुझे सजा देगा जो सुबह तुमने उनकी बात नहीं मानी, या फिर नौरीन ने कमरे वाली बात बता दी है। सरदार ने बात शुरू की और अबू से पूछा, आफताब तुम्हारा बेटा है? अबू बोले, जी, ये मेरी पहली बीवी से है। सरदार बोला, कभी उसको देखा नहीं? अबू बोले, बस जी, घर ही रहता है। अकेला बेटा है तो बाहर नहीं जाने नहीं दिया और मेरे साथ खेतों में काम करता है। सरदार बोला, कुछ पढ़ा हुआ है कि नहीं? अबू बोले, जी, FA क्या है? बोले, ठीक है, आज से ये हवेली में काम करेगा। मैंने पता करवाया है, सब कुछ ख्वाब था जिसका अभी हकीकत से कोई वास्ता न था। लेकिन मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी शायद यहीं से शुरू हुई। जहांगीर खां बोले, अब जाओ, कल उसको भेज देना। मेरे अबू के तो इस वक्त हाथ पांव फूले हुए थे कि एक ही बेटा था, वो भी हवेली वालों ने छीन लिया है और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अबू वापस मुड़े तो सरदार जहांगीर खां ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और आहिस्ता से बोले, दोस्ती याद है ना? मैं बोला, जी, याद है। तो वो बोले, मुझे तुम जहांगीर कह सकते हो। मैंने तो अपनी दोस्ती तुमको दुखा दी। आज ही हवेली में बलवा लिया और काम दे दिया, वरना तुम सारा दिन खेतों में ही हल चलाते रहते और यहीं चलाते चलाते मर जाते। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता करवा लिया है। तुम तो बहुत छप्पे रस्तुम हो। नूरीन ने सब बता दिया है मुझे। नूरीन का नाम आते ही उसका वजूद याद आ गया। मैंने भी कहा, जहांगीर, मैं भी अपनी दोस्ती निभाऊंगा। जहांगीर बोला, गांव के बहुत से लोग सरदार की दोस्ती के ख्वाहिशमंद होते हैं और दिन रात सोचते हैं कि सरदारों की नज़रों में कैसे आ जाएं, लेकिन हम दोस्त नहीं बनाते। लेकिन मैंने तुमको दोस्त बनाया है। अब जा, कल आ जाना। मैंने गफूरे को कह दिया है, तुम्हें सब समझा देगा। अबू जो अपनी सूचों में काफी आगे जा चुके थे, मैं भी भागकर उनके साथ मिल गया और घर की तरफ चल पड़े। जब घर पहुंचे तो दरवाजा नूरीन ने खोला और अबू का लुटका हुआ मुन्ना देखा, साथ मुझे देखा तो परेशानी से बोली, सब खैर तो है? मैं बोला, अंदर तो चलो, यहीं सब पूछ लोगी। आप ही ने रास्ता दिया और हम अंदर चले गए जहां सब बाहर ही चारपाइयों पर बैठे थे। फिर अबू ने सबको बताया कि सरदार ने क्यों बुलाया या और कैसे अब उसका हवेली में काम करना होगा। जिस पर मेरी बहनों के मुना बुझ गए, लेकिन पहली बार उम्मी को खुश देखा। अलबत्ता अबू के सामने कुछ कह नहीं सकती थीं, इसलिए बोलें, ये तो बहुत बड़ा हुआ। मेरी बहनें तो रोने वाली थीं। खैर, अम्मी ने खाना लगाया जो वो हवेली से लाई थीं, क्योंकि आज हवेली में कुछ लोगों की दावत थी, तो खाना बना था। उम्मी भी ले आई थीं। लेकिन ना अबू ने खाना खाया और न ही मेरी बहनों ने। लेकिन नाज़नीन, उम्मी और पायल तो चुटखारे ले लेकर खा रही थीं। मैं और अबू अंदर कमरे में चले गए तो उम्मी बोले, शुक्र करो, अब तुम काम करोगे, 4 पैसे कमाओगे। यहाँ तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हो। पायल जो चूर नजरों से मुझे देख रही थी, मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही घूर रही थी। मैंने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बहनों और अबू को गमगीन देखकर खुद भी थोड़ा उदास हो गया और सिर झुकाए बैठा रहा। फिर सवीरा ने खाना उठाया और मुझे और आपी को खाने को बोला और बोली, उस तरह भूखा रहने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है और अपने भाई पर भरोसा है। हमने खाना खाया और अंदर चले गए। मैं भी कमरे में चला गया। हम तीनों बहन भाई एक ही कमरे में सूते थे। एक कमरे में नाज़नीन और पायल और एक कमरे में उम्मी अबू सूते थे। फिर आपी, जिसकी चारपाई मेरे साथ ही होती थी, बोली, अफ़ी, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर हवेली के बारे में बताने लगे कि वहाँ का निज़ाम कैसा है और कहा, आफ़ी, एक बात बता दूं, वहाँ किसी को भी किसी काम की सज़ा दे दी जाती है, इसलिए तुम ध्यान रखना। और बहुत सी नसीहतें की। मैं बोला, आपी, आप भी तो वहाँ होगी, मुझे गाइड करती रहना। फिर आप ही बोले, आफ़ी, एक बात हमेशा याद रखना कि हवेली में जो कुछ देखो वो सिर्फ अपने तक ही रखना। तुम बहुत सी चीजें ऐसी देखोगे कि शायद बर्दाश्त न कर सको, लेकिन खुद को काबू में रखना जैसा हमेशा खुद को काबू में रखते हो। और कुछ भी हो जाए,
किसी के मामले में खुद को मत डालना, वरना वो छूट जाएगा, तुम्हारी जान फंस जाएगी। उसी तरह की बातें होती रहीं। अचानक आपी ने साइड तब्दील की तो उनका कमीज सीने से थोड़ा टाइट हो गया और मेरी नजर सीधी वहां चली गई। मुझे झटका लगा। आपी अपनी बातों में लगी हुई थीं और बोलती जा रही थीं। हालांकि आपी ने सारे कपड़े पहने थे, लेकिन बहुत फिट थे और आभार साफ वाज़ेह नजर आ रहे थे। मुझे अचानक नौरीन का बरहना वजूद याद आ गया और मैं बेचैन हो गया। आपी ने देखा कि मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं, तो मेरी नज़र का पीछा किया और अपने सीने पर हाथ रखकर फौरन डोपटा ले लिया। मैं भी नूरीन के ख्यालों से बाहर आ गया और समझा कि मैंने कितनी गलत हरकत की है। पहले भी रोज हम बातें करते थे, लेकिन कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। मगर आज एक ही दिन में दूसरी बार शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने फौरन मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और खुद को कोसने लगा कि मुझे क्या हो रहा है। सुबह नूरीन और पायल के सामने शर्मिंदा हुआ। अब आपी ने घूरते हुए पकड़ लिया। आपी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी ही नज़र में शर्मिंदा हो गया। काफी देर खुद को कोसता रहा, फिर सो गया। सुबह वही रूटीन थी। खेतों में गया, फिर वर्जिश की और घर लौट आया। आज मुझे भी हवेली जाना था। इस बात की मुझे अंदरूनी खुशी थी, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। खैर, घर गया। आज अबू भी घर थे और सबने मिलकर नाश्ता किया। फिर मैं उम्मी और आपी के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। उम्मी और आपी तो हवेली के अंदर चली गईं, लेकिन गफूर बाहर मेरा इंतजार कर रहा था, जिसने कहा, भाई, बड़ी किस्मत है तेरी। सरदार ने मुझे खुसूसी तौर पर तुम्हारे लिए कहा है। फिर वो मुझे सब समझाने लगा कि हवेली के आदाब क्या हैं, कैसे अंदर जाना है, किसी से बात कैसे करनी है, और फिर मुझे सिखाना और समझाना शुरू कर दिया। कुदरत ने मुझे जो जहानत दी थी, वो मेरे लिए खास तहफा थी, इसलिए जल्द ही मैं सब कुछ सीख गया, जिसमें घोड़ा सवारी, पिस्टल चलाना और निशानाबाजी, गाड़ी चलाना। और मैं इन चीज़ों में माहिर होता जा रहा था और कम से कम वक्त में किसी भी चीज़ को निशाना बना सकता था। ये सब इसलिए सिखाया जा रहा था कि मुझे हवेली की तरफ से जो भी हुक्म मिले वो पूरा कर सकूं। लेकिन मैंने सब सीख लिया। इस दौरान 2 माह का वक्त गुजर गया। 2 माह में यूं समझ लें, मैं सोने के लिए घर जाता था, बस। मेरा पायल से या नूरीन से अभी तक अकेले सामना नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सुबह घर से निकलता और रात को घर जाता, इतना थक जाता कि जाते ही सो जाता। इस दौरान सरदार जहांगीर खां भी मेरे पास अक्सर आते और मेरी ट्रेनिंग के बारे पूछते। ये ट्रेनिंग सिर्फ खास लोगों को दी जाती थी, लेकिन सरदार की वजह से मुझे मिल गई थी। अब मैं हर काम में माहिर हो गया था, जिसमें मेरी जहानत ने पूरा साथ दिया था। अब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी और मैं हवेली के लिए तैयार था। मुझे नहीं पता था कि सरदार ने मुझे ये सब क्यों सिखवाया है, जो मुझे बाद में आगे जाकर पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। लेकिन अभी तक सरदार ने मुझे हवेली के अंदर नहीं बुलाया था। उधर मेरा रिजल्ट भी आ गया था और मैंने अच्छे नंबरों से एफ कर लिया था। गफूर मुझसे बहुत खुश था। बोला, किसी ने इतनी जल्दी सब नहीं सीखा। खैर, अब मैं गफूरे के घर भी आता जाता था। गफूरे की बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटा, बहू और एक बेटी ही घर रहती थी। बेटा भी गफूरे की तरह हवेली में काम करता था और सरदारों के गार्ड्स का इंचार्ज था। बहू का नाम गलनाज था, बेटी का नाम साइमा था। बहू की उम्र तकरीबन 25 साल और बेटी की 22 साल थी। इन 2 माह में गलनाज और साइमा से अच्छी जान पहचान हो गई थी और इनसे अब मैं बिला झिझक बात कर लेता था। साइमा की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों सारा दिन घर में अकेली रहती थीं, क्योंकि बाप बेटा दोनों सारा दिन हवेली में होते थे। अभी तक सरदार की तरफ से मुझे हवेली के अंदर इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन गफूरे के घर में अक्सर जाता था। उसका कोई भी काम होता तो मुझे ही कहता। एक दिन मैं गफूरे के काम से खेतों की तरफ जा रहा था कि सामने से मुझे नूरीन आती दिखाई दी। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राबिता करें। हमारे पास लातैदाद हर तरह की कहानियाँ, नॉवेल्स मौजूद हैं।
आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।